हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं परमार सर के PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन। तो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक का रिवीजन जो है कंप्लीट करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट है जो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शासकों में से कौन पाटलिपुत्र के युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है वो पाटलिपुत्र के युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, और ये जो घनानंद है वे नंद वंश के जो है वो अंतिम शासक थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी यात्री मेगास्थनीज आया था, जो कि किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और यह जो है एक यूनानी यात्री था। और ये कब आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो लगभग 302 ईस्वी पूर्व में जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक जो कि इंडिका है, इसके अनुसार जो है भारतीय समाज कितने जातियों में विभाजित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जातियों में विभाजित किया गया था, और जो कि गलत था। आगे हमारा क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है विजयनगर की प्राचीन राजधानी जो कि हम्पी है, और ये जो है कर्नाटक में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन है, हम्पी को किस देवी के सम्मान में अपना नाम मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंपा देवी। पंपा देवी के सम्मान में जो है हम्पी को उसका नाम दिया गया था, और पंपा देवी जो है ये देवी गौरी के समतुल्य होती हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर जो कि शिव मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, और ये जो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे हमारा क्वेश्चन है, पट्टदकल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसका उल्लेख विजयनगर के संबंध में छवि में किया गया है और किस राजवंश की रानियों के द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश की रानी के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन सी रानी थी? तो रानी लोका महादेवी के द्वारा जो है पट्टदकल बनवाया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुदिरई चिट्टी के नाम से जो है विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों को जाना जाता था। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के शासकों का समकालीन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक साम्राज्य जो है वो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के समकालीन नहीं थे, और बाकी नरपति बहमनी शासक और ओडिशा के गजपति शासक जो है वो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के समकालीन थे। आगे हमारा क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद। और ये 5 राज्य कौन कौन से थे? तो ये थे गोलकुंडा था, बीजापुर था, बीदर था, बराड़ था और अहमदनगर। ये 5 राज्य का उदय हुआ था बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद। आगे हमारा क्वेश्चन है, गोल गुंबद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गुंबद संरचना जो है किस संस्थापक के द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबद बनवाया गया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, बीजापुर के गोल गुंबद का वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा याकूत ऑफ दाभोल, यानी कि दाभोल का याकूत था जो कि बीजापुर के गोल गुंबद का वास्तुकार था। आगे हमारा क्वेश्चन है, तालीकोटा या राक्षस तगड़ी का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और किनके बीच में हुआ था? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था, ये जो है किस साम्राज्य की हार हुई थी इसमें? तो इसमें जो हार हुई थी वो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। तालीकोटा युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम राय। राम राय जो है तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल जो है किसके पुत्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल। आगे हमारा क्वेश्चन है, राव प्रथम ने बुंदेलखंड के छत्रसाल की मदद की, जिनकी पुत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तानी थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, चौथ एक कर था जो कि राजस्व का कितना भाग हुआ करता था? तो 1/4 हिस्सा हुआ करता था चौथ, जो कि एक कर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथ के अलावा अतिरिक्त 10% राजस्व कर कौन सा लगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो है वो चौथ के अलावा एक कर था जो कि अतिरिक्त 10% लगाया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि भार और माप के मानकों की स्थापना जो है वो 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत में आता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, छवि के अनुसार मूल रूप से संघ सूची में कितने विषय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 97। मूल रूप से जो है वो संघ सूची में पहले 97 विषय था और जो कि अब हो गया है 100। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छवि के अनुसार राज्य सूची में विषयों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 59। राज्य सूची में जो है वर्तमान में विषयों की संख्या है 59, जो कि पहले हुआ करता था 66। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में उल्लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में उल्लिखित है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37, यानी कि अनुच्छेद 37 जो है यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12, यानी कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो क्या है? तो ये जो है इक्वली इन्फोर्सेबल एज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों के समान रूप से परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकार के समान रूप से परिवर्तनीय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कल्याणकारी राज्य बनाना, यानी कि मेक अ वेलफेयर स्टेट। ये जो है अनुच्छेद 38 का उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आय की स्थिति, सुविधा और अवसर में असमानता को कम करना कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए लक्ष्य के रूप में जो है किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38, यानी कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत जो है आय की स्थिति, सुविधा और अवसर में असमानता को कम करना कल्याणकारी राज्य बनाने के लक्ष्य के रूप में जो है इसमें उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आय की स्थिति, सुविधा और अवसर में असमानता को कम करना का लक्ष्य जो है कि संशोधन द्वारा जोड़ा या जोर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है आय की स्थिति, सुविधा और अवसर में असमानता को कम करना यह जो लक्ष्य है इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 जो है वो संबंधित है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 39। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 के उपखंडों को उनके संबंधित सिद्धांतों से मिलाएं। तो इसका आंसर है, पहले में दिया गया है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। तो ये जो है आर्टिकल 39 के क्लॉज ए में कहा गया है। आगे है, समुदाय के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से काम करे। ये जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 39 के बी में दिया गया है। आगे है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन जो है ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 39 के क्लॉज डी में बताया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 क्लॉज डी, यानी कि अनुच्छेद 39 घ जो है वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन से संबंधित है। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो किसके संगठन को अनिवार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी कि विलेज पंचायत को अनिवार्य करता है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद काम के लिए न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42, यानी कि अनुच्छेद 42 में जो है मातृत्व राहत का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके से ली गई है। अनुच्छेद 14 के तहत जो है कानून के समक्ष समानता जो है यूके से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण की अवधारणा शामिल है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइक इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, यानी कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये जो है अनुच्छेद 14 के कानून का समान संरक्षण की अवधारणा में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मौलिक अधिकारों का खंडन करने वाला कोई भी कानून शून्य माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13, यानी कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि मौलिक अधिकारों का खनन करने वाला कोई भी कानून जो है वो शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग व्यवहार की अनुमति देता है और छवि में दिया गया उदाहरण जो है इस संबंध में क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनिशमेंट फॉर क्राइम्स बेस्ड ऑन एज, यानी कि उम्र के आधार पर अपराधों के लिए सजा, ये जो है संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छवि में अनुच्छेद 16 का उल्लेख है जो सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 16 के तहत भी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, रेसिडेंस इत्यादि, यानी कि धर्म, जाति और निवास आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है अवसर की समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मीजोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल में जो है उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन, यानी कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, छवि के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्म ओशियन वाटर, जो कि होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अप टू अ डेप्थ ऑफ 60 मीटर, यानी कि गर्म समुद्र का पानी जो कि होता है 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और 60 मीटर की गहराई तक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कम दबाव प्रणाली के चारों ओर कोरियोलिस बल के कारण हवा का झुकना किस प्रकार की गति उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त गति को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के चारों ओर हवा की दिशा क्या दर्शाती है, क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त होती है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कपासी वर्षी बादल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के किस भाग में प्रमुख रूप से बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट अराउंड द साइक्लोन, यानी कि चक्रवात के चारों ओर व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र एक गर्म और निम्न दबाव वाला क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो द आई, यानी कि आंख कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र जो है इसे जो है आई, यानी कि आंख कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के बीच में बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी प्रशांत, जापान या चीन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफून। टाइफून के नाम से जाना जाता है पश्चिमी प्रशांत और जापान या चीन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। आगे हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विली विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेंट रॉक, यानी कि जनक सेल जो है वो मिट्टी के रंग, बनावट, रासायनिक गुण, खनिज सामग्री और पारगम्यता का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छवि विभिन्न मृदा संस्तरों को दर्शाती है। किस संस्तर में जो है ह्यूमस एक गहरे रंग का ठोस अनाकार यौगिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ लेयर ह्यूमस। ओ परत ह्यूमस में जो है वो ह्यूमस एक गहरे रंग का ठोस अनाकार यौगिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंबल नदी द्वारा निर्मित खंड जो है जिसका कारण चंबल क्षेत्र के पास खराब कृषि होती है, किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरोजन, यानी कि अपरदन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एक श्रमिक की परिभाषा के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो इसमें कथन कौन कौन सा दिया गया है? तो इसमें पहला कथन है, सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम काम करता है। और दूसरा क्या दिया गया है? तो मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 10 महीने काम करता है। तो ये जो दोनों कथन है वो दोनों सही है। आगे हमारा क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, यानी कि श्रमिकों के कौशल और नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच में बेमेल होता है, तब जो है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए सूत्र के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल आय बटा कुल जनसंख्या होता है प्रति व्यक्ति आय के बराबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
यदि कुल आय स्थिर रहती है और कुल जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल डिक्रीज, यानी कि यह जो है घटेगी। जब आय स्थिर रहती है और कुल जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि कुल जनसंख्या स्थिर रहती है और कुल आय घटती है तो प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल डिक्रीज, यानी कि इसमें जो है कमी होगा। यानी कि कुल जनसंख्या अगर स्थिर रहती है और कुल आय घटती है तो प्रति व्यक्ति आय भी घटेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन जो है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को जो है पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहा जाता है। और भूविज्ञान क्या है, तो इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र में जो है वो प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्भाशय आंख की परितारिका और श्वसनी में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल्स, यानी कि चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं गर्भाशय आंख की परितारिका और श्वसनी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छवि के अनुसार किस प्रकार की मांसपेशी मुख्य रूप से आंत और पेट जैसे आंतरिक अंगों में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल्स, यानी कि चिकनी मांसपेशी जो है वो मुख्य रूप से आंत और पेट जैसे आंतरिक अंगों में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों को वर्णित किया गया है, किस रूप में वर्णित किया गया है, तो यह जो है शरीर का वो भाग है जो हड्डियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी अटैच्ड टू बोन से, यानी कि शरीर का वह भाग होता है जो हड्डियों से जुड़ा होता है। इसे जो है कंकाल की मांसपेशी के रूप में वर्णित किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशी उत्तक की विशेषता है कि यह जो है इन्यूक्लिएट एंड स्ट्रेट, यानी कि एक केंद्रीय और धारीदार होता है। क्या होता है, तो हृदय की मांसपेशी उत्तक जो है वो एक केंद्रीय और धारीदार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति जो है क्या होगी यदि उसका वेग स्थिर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समान, यानी कि यूनिफॉर्म होगा। जब किसी वस्तु की गति जो है यूनिफॉर्म होगा यानी कि समान होगा तो उसका वेग स्थिर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेग एक सदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों है, यानी कि दोनों क्या है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि परिणाम और दिशा दोनों पाया जाता है सदिश राशि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्वरण को परिभाषित किया गया है, किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को जो है त्वरण के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को जो है त्वरण कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, वेग की इकाई है, तो वेग की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड जो है वेग की इकाई होती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन वेग बदलता है क्योंकि द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि दिशा लगातार बदल रही है। इसके वजह से जो है एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन वेग बदलता रहता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में त्वरण अभिकेंद्रीय बल के कारण केंद्र की ओर निर्देशित होता है और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, नटवरी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली से रिलेटेड है नटवरी नृत्य। आगे हमारा क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब जो कि कौन थे, वाजिद अली शाह थे और इन्होंने जो है किस नृत्य शैली को संरक्षण दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक को जो है संरक्षण दिया था किसने, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने। आगे हमारा क्वेश्चन है, कथक को यूपी का शास्त्रीय नृत्य और कहानीकारों का नृत्य बताया गया है और यह जो है किस प्रकार के संगीत का उपयोग करने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी म्यूजिक, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग करने वाला एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कथक की लखनऊ घराने की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद के द्वारा जो है वो कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, घुड़ची निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, घुड़ची जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे हमारा क्वेश्चन है, गंभीरा और बाउल जो है किस राज्य से जुड़े लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से जो है गंभीरा और बाउल जो है लोक नृत्य जुड़े हुए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है छवि के अनुसार हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलाल। बोलाल जो है वो लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है और बाकी जो है घुरही, नाटी और झोड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे हमारा क्वेश्चन है, छऊ, पाइका और झुमेरा किस राज्य के लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड का लोक नृत्य है छऊ, पाइका और झुमेरा। आगे हमारा क्वेश्चन है, नटवरी ख्याल नौटंकी को छवि में किस प्रकार के नृत्यों के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोक डांसेज ऑफ यूपी, यानी कि यूपी के लोक नृत्य के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है नटवरी ख्याल और नौटंकी को। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी होती है। आगे हमारा क्वेश्चन है,
प्रदान की गई तालिका के अनुसार जो है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आगे हमारा क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से जो है होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का न जमना जो है, यानी कि नो ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन के की कमी के कारण होने वाला रोग है। आगे हमारा क्वेश्चन है, कैसिमिर फंक ने जो है 1912 ईस्वी में किसका नामकरण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन का जो है नामकरण जो है कैसिमिर फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल फार्म, यानी कि एनिमल फार्म जो है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में अंतर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16.68% जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में अंतर है। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रदान किए गए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65.14% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है। आगे हमारा क्वेश्चन है, दिखाए गए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है दिए गए विकल्पों में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दादर और नागर हवेली में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साक्षरता दर को एक निश्चित आयु वर्ग में साक्षरों की संख्या को उस आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से विभाजित करके परिभाषित किया गया है और साक्षरों के लिए मानी जाने वाली न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स एंड अबव, यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु को जो है साक्षरता के लिए न्यूनतम आयु मानी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल में जो है शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोगों ने परमार सर के PYQ सीरीज़ के पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन कंप्लीट करवा लिया है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक का रिवीजन देखा था, जिसका प्लेलिस्ट है जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और इसका PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परमार सर के PYQ सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 का रिवीजन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें, बाय बाय।